अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल ज़ुर्तुल लाइब्रेरी चैनल। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए बहुत ही अच्छा नावल लेकर आई हूँ जिसका नाम है सफ़र इश्क और इसकी राइटर है माही। तो इस नावल को शुरू करते हैं। रात के किसी पहर इसकी आंख खुली, सर दर्द से फट रहा था। यूँ मालूम हो रहा था जैसे सर पर किसी ने हथौड़े मारे हों। इसने बैठने की कोशिश की मगर हिम्मत नहीं हो रही थी। धीमे धीमे वो उठी और बेड से टेक लगा कर बैठ गई और सोचने लगी कि आखिर हुआ क्या है इसके साथ। इसकी हंसती खेलती ज़िंदगी में यूँ अचानक के तूफान का आ जाना किसी धचके से कमतर नहीं था। जो सब कुछ इसके साथ हुआ था इसने कभी गुमान भी नहीं किया था, मगर किस्मत का क्या पता कहाँ से कहाँ ले जाती है इंसान को। इसने अपना सर घुटनों पर टिका लिया और ज़ोरदार आवाज़ से दरवाज़ा खुला और इसी तरह बंद भी हो गया। इसने सिर उठाकर देखा तो वही शख्स जिसकी वजह से सब कुछ हुआ था आंखों में तैश लिए इसके सामने खड़ा था। इसने आगे बढ़कर जोर से इसका जबड़ा पकड़ लिया। पकड़ने में इस कदर शिद्दत थी कि आंखों से बेख्तियार आंसू निकल गए। उठो फौरो उठो फौरन। इसने नासमझी से इस जालिम की जानिब देखा। सुनाई नहीं देता तुम्हें? बहरी हो क्या? अब की बार चलाया गया। वो फौरन से उठ खड़ी हुई हो गई। अग्रिफ तभी भी मजबूत थी, अब वो बिल्कुल इसके मुकाबले खड़ी थी। मुझे दर्द हो रहा है, अल्फाज टूटे हुए अदा हुए। हाँ दर्द बीबी, अभी से ही तुम्हारा ये हाल है तो आगे क्या होगा? तंजिया कहा गया और एक झटके से इसका चेहरा छोड़ा। निकल जाओ कमरे से बाहर, बगैर इसकी तरफ देखे कहा गया। लेकिन लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? बाहर बहुत अंधेरा है। जब्त की इंतहा थी, आंखें नम थी, लेकिन इस जालिम को इस मासूम सी गुड़िया सी लड़की पर बिल्कुल तरस न आया। आई डोंट केयर, जहाँ मर्जी जाओ, लेकिन मुझे तुम्हारी शक्ल दोबारा नजर ना आए। बेरुखी से कहा गया। यही सब करना था तो निकाह क्यों किया? क्यों मेरी हंसती खेलती खुशबाज जिंदगी को जहन्नुम बना डाला? अगर इसी आग में ही मैंने झुलसना था तो ऐसे ही जान ले लेते ना। लड़की ना, ऐसे कैसे मैं तुम्हें मरने दे सकता? वैसे तुम इस कदर बुज़दिल होगी मुझे अंदाज़ा नहीं था। अभी से ही मौत की गुजारिश कर रही हो, जबकि अभी तो कुछ किया भी नहीं है मैंने। अभी तो ये शुरुआत है तुम्हारी। तुम्हें तो सारी ज़िंदगी ये सब बर्दाश्त करना है। तंजिया मुस्कुराहट और तलख लहजे में कहा गया। आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? मेरा कसूर क्या है जिसकी मुझे सज़ा दे रहे हैं? वैसे तो मेरे तुम पर बहुत हिसाब बनते हैं, मगर अजियत मैं सिर्फ इस कदर अज़ियत देना चाहता हूँ कि तुम अपनी मौत की भीख मांगो, लेकिन यकीन मानो तब भी तुम्हें नहीं बख्शूंगा। गुस्से से इसकी कलाई थामते हुए कहा गया। हाथ में पहनी कांच की चूड़ियां अपने निशानात छोड़ गईं, जबकि सामने खड़े वजूद ने बेयकीनी से इसकी जानिब देखा, लेकिन इसके खून बहने से इसे रत्ती बराबर भी फर्क ना पड़ा। इसने इसे पकड़ा और तकरीबन घसीटने के अंदाज में से इसे कमरे से बाहर निकाला और दरवाज़ा बंद कर लिया। पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे से आगे ही इसकी जान निकलती थी। वहीं दरवाजे के बाहर अपना दुपट्टा जोर से थामे सर घुटनों पर टका कर बैठ गई और आयतल कुर्सी का विर्द करने लगी। इसी दौरान जाने कब वो नींद की वादियों में गुम हो गई। सुबह इसकी आंख खुली, मगर वो एकदम हैरान हुई। होती भी क्यों ना, वो ज़मीन पर होने की बजाय बेड पर थी। मैं तो बाहर थी, अंदर कैसे आई? आगे की सोच ही इसकी धड़कन बढ़ाने लगी। अभी वो सोच ही रही थी कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला और वही शख्स बाहर आया। वो फौरन सीधी होकर बैठी। यूं तो सामने खड़ा शख्स बाल ब्रश कर रहा था, लेकिन तवज्जो बेड पर थी, नफूस पर थी। इसका यूं फौरन उठकर बैठ जाना सामने खड़े शख्स से छुपा नहीं रहा था। वो बेड पर नजरें झुकाए बैठी थी और अपने हाथों को मरोड़ रही थी। वो शख्स इसके करीब आया। इसके कोलोन की खुशबू हर सू फैल चुकी थी। बेदर्दी से इसे थामा और खड़ा किया। ज़्यादा खुशफहमी पालने की ज़रूरत नहीं है, समझी? तहे अ, तुम कमरे में तुम्हें जगह दी है तो ये मतलब नहीं कि दिल में भी जगह बना लोगी, और ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। आहल तैमूर खान किसी का नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं। गुस्से से धारते चेहरे को मजबूती से पकड़कर कहा गया। आंखों से दो आंसू टूटकर गाल में जज़ब हुआ। इसने एक झटके से इसका चेहरा छोड़ा और बाहर की जानिब बढ़ गया, जबकि वो पीछे खड़ी अपनी किस्मत पर रोती रही। वो शख्स बज़ाहिर तो बहुत हसीन था, कोई भी इसकी खूबसूरती का सिर हो सकता था। लंबा का चौड़ा जिस्म, हल्के भूरे बाल जो कि पेशानी पर बिखरे होते थे, हल्की भूरी आंखें, गोरी रंगत, चेहरे पर दाढ़ी और हर वक्त छाई संजीदगी इसकी शख्सियत को मज़ीद पुरकशिश बनाती थी। लेकिन इस कदर पत्थर दिल और सफाक हो सकता है ये सिर्फ वही जानती थी, लेकिन इसके पास यही वाहिद सहारा था। तो सब कुछ बर्दाश्त करना अब इसकी मजबूरी बन चुका था। कुछ देर यूं ही खड़े रहने के बाद वो फ्रेश होने चली गई। बाहर आई, शीशे के सामने खड़े होकर अपना मुआयना करने लगी। लंबे सिल्की बाल, गोरी रंगत, चेहरे पर मासूमियत,
हल्की बुरी आंखें, इन पर लंबी घनी पलकें इनको मजीद पुरकशिश बनाती थीं। खूबसूरत तो वो भी बहुत थी, बल्कि अपने नाम तूर की तरह मगर खूबसूरत से क्या होता है, असल बात तो किस्मत की होती है। गहरा सांस लेकर वो बेड पर आकर बैठ गई। इसकी नज़र अपनी कलाइयों पर पड़ी जो कि जख्मी थी। इसने अफसोस से इसकी जानिब देखा। गोरी कलाइयों पर जख्म के निशान वाज़ा थे। रात से इसने कुछ नहीं खाया था तो भूख का एहसास भी सताने लगा। वो उठी और कमरे से बाहर निकल गई। अंधेरे में वो घर को नहीं देख पाई थी। अब वो काफ़ी हैरानगी से घर का मुआयना कर रही थी। ये घर 2 कमरों पर मुश्तमिल था। एक कमरा ऊपर जबकि एक नीचे की जानिब था। सीढ़ियाँ लाउंज से ऊपर की जानिब जाती थी और लाउंज काफ़ी बड़ा था। इसमें मौजूद फर्नीचर से ही आला ज़ौक़ और नफ़ासत का मालूम होता था। हर जगह को बहुत खूबसूरती से सेट किया गया था। लाउंज से बाहर निकलकर गैराज था और साथ काफ़ी बड़ा लॉन था। फूल और पौधे इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा रहे थे। पूरा घर ही बहुत खूबसूरती से सेट किया गया था। वो पूरा घर देखकर किचन में चली गई। किचन भी बहुत खूबसूरत था और अंदर ही डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ था। वो इस वक्त घर में अकेली मौजूद थी। भूख का एहसास मज़ीद बढ़ रहा था। इसने कैबिनेट्स खोले और अशिया खंगालने लगी, मगर बेसुध। बिलाखिर इसने फ्रिज खोली, लेकिन खाली फ्रिज से मुँह चढ़ा रही थी। थक हार कर वो वापस कमरे में चली गई और इस शख्स को कोसने लगी। वो अभी इससे ही कोस रही थी कि कमरे का दरवाज़ा खोला और वही शख्स कमरे में दाखिल हुआ। इसके हाथ में चंद शॉपिंग बैग्स थे। इसने वो बेड पर फेंके और इनमें कपड़े हैं तुम्हारे लिए, चेंज कर लो और नीचे आकर खाना निकालो, इसने हुक्मी अंदाज में कहा और बाहर चला गया। तूर की नज़र अपने कपड़ों पर पड़ी। वो अभी तक निकाह वाले लिबास में ही मौजूद थी। वो भी उठी और फौरन कपड़े तब्दील किए और नीचे आ गई। आहल लाउंज में बैठा सोफे से सर टकाए आंखें मूंदे बैठा था। वो खामोशी से किचन की जानिब बढ़ गई। टेबल पर शॉपर पड़े थे। इसने वो उठा लिए और खाना निकालने लगी। खाना निकालने के बाद वो बाहर की जानिब बढ़ गई। खाना लग गया है, नज़रें झुकाए हाथों को मोड़ मोड़ कर कहा गया, जबकि बात करते वक्त होंठ लर्ज रहे थे। आहिल ने आंखें खोलीं और इसकी जानिब देखा। वो इसी के लिए लाए हुए लिबास पे मौजूद थी। अच्छा, वो ये कहकर उठा और किचन की जानिब बढ़ गया। वो भी इसके पीछे लपकी। खाना खामोशी से खाया गया। सब कुछ समेट कर कमरे में कॉफ़ी ले आओ, वो हुक्म देता बगैर इसकी बात सुने ऊपर कमरे की जानिब बढ़ गया। तूर ने बर्तन समेटे और ऊपर की जानिब बढ़ गई। कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने आहिल किंग साइज बेड पर टेक लगाए बैठा था। तूर दरवाजे के पास खड़ी थी और अल्फाज जमा करने लगी कि कैसे मुखातिब करे। क्या हुआ, कुछ कहना है? वो जब से यहाँ आई थी पहली बार आहिल ने इसे नरम लहजे में मुखातिब किया था। वो अभी इसने यही कहा था कि वो इसके मुकाबिल खड़ा हो गया। तूर इसकी इस हरकत पर कांप उठी। क्या क्या वो आहिल करीब हुआ। आज वो तूर को हैरान करने पर तुला था। कॉफ़ी का सामान नहीं है, इसने धीमे लहजे में नज़र झुकाए कहा। इसने बेख्तियार इसे अपने करीब किया और पेशानी पर मोहब्बत की मोहर जब्त की। बाहर चला गया, लेकिन अपने पीछे खड़ी शख्सियत को इस अमल पर हैरान छोड़ गया। आहिल घर की तमाम ज़रूरियात का सामान ड्राइवर से कहकर मंगवा लिया था, जबकि वो अभी तक घर नहीं आया था। तूर कॉफ़ी बनाकर कमरे की जानिब बढ़ गई। कमरे में मौजूद टेबल पर कॉफ़ी रखी और बेड पर बैठ गई और कुछ लम्हे पहले वाला वाक़या याद करने लगी। इसने बेख्तियार अपने हाथ अपनी पेशानी पर रखा, जिसे अभी भी इसके होंठ अपनी पेशानी पर महसूस कर रही थी और कर रही हो। वो अपने ही ख्यालों में बैठी थी। इसे मालूम ही ना हुआ कि कब आहिल आया और इसके सामने खड़ा था। वो इसकी ये हरकत देख चुका था। अपने ऊपर नज़रों की तपिश महसूस करके इसने नज़रें उठाई तो वो जालिम सामने खड़ा था। वो फौरन खड़ी हुई। आप कब आए? इसने झिझकते हुए सवाल किया। जब तुम सोचों में गुम थी, तंजिया कहा गया तो। तूर एकदम शर्मिंदा हुई। वो वहाँ से गुजरने लगी थी जब इसने इसकी कलाई थाम ली। वो झटके से पीछे हुई। इससे पहले कि वो इसके चौड़े सीने से टकराती फौरन संभली। कोई गलत बात समझने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो बस एक मजबूरी थी, समझी तुम? गिरफ्त मजबूत हुई। तूर ने आंखें मींच ली। इसकी एक सिसकी निकली। आहिल ने इसे देखा और फिर इसकी कलाई को, जहाँ पर चूड़ियाँ टूटने के निशानात थे। इसने फौरन इसकी कलाई छोड़ दी और ड्रेसिंग की तरफ बढ़ा। कुछ ही सेकंड में वो बाहर आया था। इसके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स था। तो अभी भी वैसे ही वहाँ खड़ी थी। आहिल ने इसे शानों से थामा और बेड पर बैठाया और ख़ुद पंजों के बल ज़मीन पर बैठ गया। आराम से इसकी कलाई थामी और क्रीम लगाने लगा। ये सब इसने बहुत नरमी से किया था, जैसे कोई नाजुक चीज़ हो। तूर इस धूप छाँव से शख्स को देख रही थी। पहले खुद ही जख्म देता है और फिर खुद ही इनकी मरहम करता है। तूर ने सोचा
आहिल इसकी नज़रें अपने ऊपर महसूस करता था, कर सकता था। तमाम कार्रवाई के बाद वो खामोशी से उठा, हाथ धोए, कॉफी का मग थामा और कमरे से बाहर निकल गया, जबकि तूर इसी जगह को तकती रह रही जहां पर वो चंद पल पहले बैठा हुआ था। रात होने को थी। आहिल अभी तक घर नहीं आया था। तूर किचन में काम कर रही थी कि अचानक लाइट बंद हो गई। हर सो अंधेरा छा गया। इसका सांस एकदम जैसे फूलने लगा। वो वहीं खामोशी से जमीन पर बैठ गई और आयत कुर्सी का वेद करने लगी। अभी कुछ ही देर हुई थी कि दरवाज़ा खोला और कदमों की आवाज़ आने लगी। तूर ने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दुपट्टे को जोर से थाम लिया और सर घुटनों पर टका लिया। इसके पढ़ने में मजीद शिद्दत आई। इसके पढ़ने का शुगल अभी जारी था कि हाल किचन में दाखिल हुआ। इसने टॉर्च ऑन की हुई थी। इसकी नज़र अचानक कोने पर बैठी तूर पर पड़ी। इसको इसकी ये हालत देखकर बहुत हंसी आई और वह बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह डरी सहमी बैठी थी। वो आहिस्ता सा कदम उठाता इसकी जानिब बढ़ा। इसने इसके सर पर हाथ रखा ही था कि तूर की चीख पूरे किचन में गूंजी। उफ अल्लाह, मैं हूँ, क्यों पागलों की तरह चला रही हो? आहिल ने इसे अपने कान बंद करते हुए कहा। तूर ने अपनी आंखें खोली तो सामने इस जालिम को खड़ा पाया। एक तो इतनी लेट आते हैं और ऊपर से अच्छे भले इंसान की जान निकाल लेते हैं, ऊपर से अंधेरा। अगर मुझे कुछ हो जाता या मैं मरा जाती। इससे आगे वो कुछ बोलती, आहिल ने इसके होंठों पर उंगली रख दी। मेरे सिवा किसी को भी हक नहीं कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए। तो फिर ये अंधेरा क्या चीज़ है? और लगता है तुम्हें मरने का बहुत ही शौक है, मगर अफसोस ये मैं होने नहीं दूंगा। आहिल ने इसकी बात पर काटी और तल्खी से कहा। उफ, इस कदर नफरत थी लहजे में। तूर की आंखें नम हुई। इसने इसके लबों से उंगली हटाई और बाहर की जानिब बढ़ गया। तूर वही सख्त खड़ी रही। आहिल ने बाहर जाकर देखा, यूपीएस बंद हो गया था। इसने ऑन किया और वापस अंदर की जानिब बढ़ गया। तूर अभी भी वैसे ही खड़ी थी। आहिल ने एक नज़र इसे देखा और ऊपर चला गया। तूर वापस अपने हवास में आई और बर्तन लगाने लगी। थोड़ी देर बाद आहिल भी रफ से हुली में किचन में दाखिल हुआ और खाना खाने बैठ गया। आज काफ़ी अरसे बाद आहिल ने अच्छे से घर का खाना खाया था। वैसे बुआ होती थी, वो बनाती थी, लेकिन इनके हाथ में भी इतना जायका ना था। आहिल ने दिल में ही इसके खाने की तारीफ की। खाना खाने के बाद तूर बर्तन समेटने लगी, जबकि आहिल वही कुर्सी पर बैठा रहा। तूर को हौसला मिला कि वो साथ है, वरना डर की वजह से इससे काम नहीं हो पाना था। इसने जल्दी जल्दी से सब कुछ समेटा। आहिल इसकी हर हरकत नोट कर रहा था, लेकिन जाहिर तौर पर अनजान बैठा था। वो जानता था कि तूर को अकेले में डर लगता है, तो किसी एहसास के तहत वो वही बैठा रहा। वो खुद नहीं जानता था कि वो क्यों इसका ख्याल कर रहा है। काम हो गया। वो अपनी ही सोचों में बैठा था कि तूर की आवाज़ आई। वो खामोशी से उठा और कमरे की जानिब बढ़ गया। तूर भी इसके पीछे हो ली। मैं सुबह से बुआ को बुला लूँगा, आहिल ने कहा तो तूर खामोश रही। वो आकर सब काम कर जाया करेगी और जब तक मैं नहीं आऊँगा वो तुम्हारे साथ ही रहेगी। इसने वजाहत दी। जी अच्छा। तूर बस यही कह पाई। मैं अब थका हुआ हूँ और सोने लगा हूँ। तुम भी सो जाओ, क्योंकि अगर मैं सो गया तो फिर नहीं उठने वाला और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई मेरी नींद खराब करे। इसका इशारा किस जानिब था तूर बाखूबी समझ गई थी। इसने बगैर वक़्त ज़ाया किए फ़ौरन बिस्तर पर लेट गई और आंखें मूंद ली। सुबह इसकी आंख खुली। कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। इसकी नज़र घड़ी पर पड़ी तो सुबह के 10 बजा रही थी। मतलब आहिल ऑफिस से जा चुका था। इसने बेख्तियार अपना सर थामा। ओहो, इतनी देर होगी। वो फ़ौरन उठी और फ्रेश होने चल दी। कुछ देर बाद वो बाहर निकली, बाल बांधे और नीचे की जानिब चल दी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। पहले तो वो सोच में पड़ गई कि इस वक्त कौन आ सकता है, लेकिन कुछ याद आने पर दरवाजे की जानिब बढ़ी। दरवाज़ा खोला तो सामने एक खातून खड़ी थी। जी आप कौन? बेटा, इन्हें बुलाया था, मैं इसकी बुआ हूँ, उन्होंने शफ़क़त से कहा। तू साइड पर हुई और इन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। बेटा, आपने नाश्ता कर लिया? उन्होंने सवाल किया। नहीं, असल में मैं आज देर से उठी थी तो बस। चलो आप बता दो कि क्या लोगी, मैं बना देती हूँ, उन्होंने शफ़क़त से कहा। तूर की आंखों में नमी आ गई, मगर इसने फ़ौरन छुपा ली। तूर भी इनके पीछे किचन में चली गई और कुर्सी पर बैठ गई। बुआ साथ साथ तूर के लिए नाश्ता बना रही थी और बातें भी कर रही थी और तूर बस इनके सवालात के जवाब दे रही थी। बेटा, आपके मामा पापा कहाँ होते हैं? उन्होंने सवाल किया। मैं जब छोटी थी तब इनकी डेथ हो गई थी, इसने आस्तगी से जवाब दिया। बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं मालूम था, उन्होंने फ़ौरन माफ़ी मांगी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तूर बामुश्किल मुस्कुराई। बेटा, आप शादी से पहले क्या करती थी? उन्होंने मौजू बदला। पढ़ती थी, मुख्तसर जवाब आया। तो यूँ अचानक शादी? बस यही सवाल था जिससे वो दूर भागती थी। मैं ज़रा बाहर देख लूँ, वो ये कहकर बाहर निकल गई। यही वो लम्हा था जब इस की ज़िंदगी बदली थी, मगर क्या हकीकत थी इससे सिर्फ वो ही वाकिफ़ थी। ठंडी ठंडी हवा ने सुबह को मज़ीद खुशगवार बना दिया था। परिंदों की चहचहाने की आवाज़ भी कहीं फ़िज़ा में शामिल थी और जो इस वक्त को मज़ीद खूबसूरत बना रही थी। यूँ ही सुबह की एक दीवानी लॉन में टहल रही थी और फूलों को छू रही थी और खुश हो रही थी। बेटा, अंदर आ जाओ, बीमार हो जाएगी। वो अभी फूलों को छू रही थी जब पीछे से आवाज़ आई।
آنی یار آپ کو پتہ ہے نا مجھے یہ وقت کتنا پسند ہے۔ اس نے اپنے باہیں پھیلائے گھوم کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا جانتی ہوں لیکن بیمار پڑ جاؤ گی اور یونیورسٹی کا بھی ٹائم ہونے والا ہے۔ شاباش اندرا، انہوں نے شفقت سے کہا۔ آنی پلیز تھوڑی دیر اور، اس نے جیسے التجا کی۔ ٹھیک ہے، میں بھی پھر یہیں بیٹھ جاتی ہوں، جب تم تھک جاؤ تو مل کر اندر چلیں گے، انہوں نے جیسے فیصلہ سنایا۔ کیا یار آپ ہمیشہ مجھے ایسے ہی بلیک میل کرتی ہیں، اس نے روتی شکل بنا کر کہا۔ تو تم مان لیا کرو نا، بات میں نہیں کروں گی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اور اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ ناصور اسے بھی پیچھے جانا پڑا۔ جاؤ شاباش، چینج کرو، میں ناشتہ بناتی ہوں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بھی اپنے روم میں چلی گئی۔ تیار ہو کر وہ نیچے آئی تو ناشتہ تیار تھا۔ جلدی جلدی ناشتہ کیا، آنی سے ملا اور باہر کی جانب بڑھ گئی جہاں وین اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ یونیورسٹی کا آخری سیمسٹر چل رہا تھا اور پیپرز نزدیک تھے، سب اسی کی تیاری میں مگن تھے۔ طور بہت کم گو تھی، یہی وجہ تھی کہ اس کی کسی سے بھی دوستی نہیں ہوئی تھی اور وہ خود بھی سب سے دور رہتی تھی، بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ لیکچرز اٹینڈ کر کے اب وہ فارغ کیفے میں بیٹھی تھی۔ ٹائم کافی ہو چکا تھا لیکن وین کا کوئی پتہ نہیں تھا، پر آنی اکیلی تھی، اسے ان کی فکر بھی ستانے لگی۔ وہ باہر نکل گئی اور پیدل ہی چلنے لگی۔ موسم خوشگوار تھا اور وہ ابھی رستے میں ہی تھی کہ اسے لگا کہ کوئی اس کی پیروی کر رہا ہے۔ اس کے چلنے میں تیزی آئی لیکن بے سود۔ ایک گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی، اس میں دو لڑکے بیٹھے تھے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے رکنا پڑا۔ گاڑی میں سے ایک لڑکا باہر نکلا، شکل سے ہی بدماش ٹائپ لگتا تھا، اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ طور نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا۔ طور اس وقت سر پر حجاب کی لمبی سی کالی چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اس شخص نے اس کی کلائی تھامنی چاہی۔ طور فوراً سے پیچھے ہوئی گاڑی میں بیٹھا۔ وہ شخص سب کچھ دیکھ رہا تھا، جانے کس احساس کے تحت باہر نکلا اور اپنے ساتھی کو کچھ کہا۔ پہلے لڑکے کی نسبت دوسرے لڑکے کے چہرے پر سنجیدگی تھی، جبکہ پہلا لڑکا فوراً آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ طور نے ناگواری سے دوسرے لڑکے کی طرف دیکھا، دونوں کی نظریں ملی۔ طور آگے کی جانب بڑھ گئی لیکن وہ لڑکا ابھی بھی اس کی راہ تکتا رہا۔ ہوش کی دنیا میں واپس تب آیا جب پہلے لڑکے نے ہارن بجایا۔ وہ غصے سے گاڑی کی جانب بڑھا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی، وہ تقریباً غصے سے دوڑا۔ کیا ہوا ریلیکس برو؟ کیا مطلب ریلیکس؟ تم نے کہا تھا کہ تم اس کو جانتے ہو، لیکن اس کی ناگواری سے واضح ہو رہا تھا کہ وہ تم کو جانتی تک نہیں ہے، اس نے غصے سے کہا۔ یار تو باہر سے آیا ہے، لگتا تو نہیں ہے ابھی بھی وہی پرانی سوچ ہے تیری، تو اب تک نہیں بدلا، اس نے ہنستے ہوئے کہا، جبکہ آہل کا دل کر رہا تھا ابھی اور اسی وقت اس کے دانت نکال دے۔ آہل نے اپنا بچپن باہر گزارا تھا، پھر اپنے پیرنٹس کے ساتھ پاکستان شفٹ ہو گیا تھا، لیکن وہ اپنی حدود سے واقف تھا۔ اس نے کبھی بھی اس دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے فادر بہت بڑے بزنس مین تھے۔ ابھی آہل کا کالج کمپلیٹ ہوا تھا جب اس کے والدین کا کار حادثے میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تب سے اس کے چہرے پر سنجیدگی رہتی اور اس نے چھوٹی عمر میں ہی سارا بزنس سنبھالا ہوا تھا۔ تو باہر جانے کا یہ مطلب تو نہیں کہ انسان اپنے عقائد و قانون ہی بھول جائے، آہل نے سخت لہجے میں کہا۔ اچھا برو، سوری، چل اب عالیہ ویٹ کر رہی ہوگی، اس نے کمینگی سے کہا، جبکہ آہل افسوس سے اس کی جانب دیکھتا رہا۔ آہل کی کچھ عرصے پہلے ہی عفان سے دوستی ہوئی تھی۔ آہل لڑکیوں سے دور بھاگتا تھا جبکہ وہ بالکل مختلف تھا۔ آہل نے ایک کلب کے باہر گاڑی روکی۔ جاؤ یار، تم نہیں آؤ گے اندر؟ اس عفان نے سوال کیا۔ تم جانتے ہو اس سب کو میں بالکل پسند نہیں کرتا۔ ہاں یار جانتا تو ہوں، تو بس ایک بار چل تو صحیح، بہت مزہ آئے گا، عفان نے زور دیا۔ سمجھ نہیں آتی ایک بار تمہیں اب کی بار، آہل دھاڑا۔ اوکے برو، جا رہا ہوں، ٹیک کیئر، عفان نے یہ کہہ کر گاڑی سے باہر نکل گیا، جبکہ آہل نے گاڑی آگے دوڑا لی۔ طور گھر آئی، اس کی حالت بہت غیر ہو رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، ٹھیک تو ہو؟ کیوں پسینے آ رہے ہیں تمہیں؟ آنی نے پریشانی سے سوال کیا۔ نہیں کچھ نہیں، دراصل پیدل آئی ہوں تو اس لیے، اس نے فوراً بات بدلی۔ بیٹا پکی بات ہے؟ آنی کو جیسے تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ جی میری پیاری سی آنی، اب پکی بات ہے، اس نے اپنے آپ کو نارمل کرتے ہوئے ان کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ چلو بیٹا آپ فریش ہو آؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، سر میں درد ہے تو میں آرام کروں گی۔ وہ ان کی گود میں سر رکھے لیٹ گئی۔ آنی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ کیسا گزرا دن؟ اچھا تھا، اس نے مختصر جواب دیا۔ وہ آج ہونے والی رودات آنی کو بتا کے انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چلو بیٹا تم تھوڑی دیر سو جاؤ، میں ذرا کام کر لوں۔ وہ پیار کرتی باہر چلی گئی، جبکہ طور سوچ میں پڑ گئی کیسے وہ لڑکا آیا اور اس کی کلائی تھامنی چاہی تھی، لیکن پھر دوسرے لڑکے کا آنا سب کچھ اس کے دماغ میں گردش کر رہا تھا۔ اسے ان دنوں لڑکوں سے وحشت ہو رہی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا قتل کر دے۔ انہی سوچوں میں جانے کب نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ ہیلو، کہاں ہو تم آہل؟ عفان نے اسے فون کرتے ہوئے ہی ساتھ سوال کیا۔ کیوں یار، آج تو پولیس مجھے یونیورسٹی سے پک کر لے گا، خیریت تو ہے؟
हाँ यार, वो मैं बाद में बताऊंगा, प्लीज़ तू मुझे पिक कर सकता है? ओके, मैं आ जाऊंगा, थैंक यू। अफान कहते ही साथ फ़ोन कट कर दिया। कल वाला वाक़या से अभी तक याद था, मगर दोस्त था तो जाना पड़ना था। इसने अपना फ़ोन और गाड़ी की कीज़ उठाई और बाहर की जानिब बढ़ गया। कुछ ही देर में वो यूनिवर्सिटी के बाहर था, क्योंकि छुट्टी का टाइम हो चुका था। मैं बाहर खड़ा हूँ तो माई नहीं अभी तक। आहिल ने फ़ोन उठाते ही साथ कहना शुरू कर दिया, यार थोड़ा सा काम है, वो बस कर लूँ, आधा घंटा लगेगा। तो ऐसा कर अंदर आ जा। मैं कैसे अंदर आ जाऊँ? जाहिर बात है टांगों से ही चल कर आओगे। अफान ने कहा और फ़ोन कट कर दिया। आहिल को नाचार अंदर जाना पड़ा, क्योंकि इसका वापस जाने का कोई मूड नहीं था। अभी वो अंदर एंटर हुआ था कि एक और ही नई दुनिया बात ही हर तरफ गहमा गहमत थी। जगह जगह लड़के लड़कियां टोलियों की सूरत में खड़े बातों में मगन थे। ब्लैक शर्ट और पैंट पर सन ग्लासेस लगाए चेहरे पर वही संजीदगी लिए वो कैमरा ढा रहा था। वो बहुत सी लड़कियों की नज़र का मरकज बना हुआ था। वो आगे बढ़ा और अपने ऊपर नजरें वो बाखूबी महसूस कर सकता था, बगैर किसी की तरफ तवज्जो दिए दिए वो वहां मौजूद ग्राउंड में जाकर बैठ गया और अफान का इंतजार करने लगा। अभी वो इधर उधर देख रहा था, जब इसकी नज़र इसी लड़की पर पड़ी। वो आज भी सर पर हिजाब की अपने गिर्द काली लंबी चादर लपेटे हुए थी। चेहरे पर मासूमियत वाज़ा थी। अपने इर्द गिर्द से बेखबर नजर झुकाए आगे बढ़ रही थी। वो चंद पल यूं ही इसे दिखता रहा, जाने क्यों इससे सबसे अलग लगी थी। बाकी लड़कियों की तरह किसी भी आसाइश से पाक चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, वो इसे सबसे मुनफिर बनाती थी। वो खामोशी से बगैर किसी की तरफ देखे ग्राउंड में आकर बैठ गई और वैन का इंतजार करने लगी। अभी वैन के आने में टाइम था। इसने अपने बैग से एक किताब निकाली और इसमें महवे हो गई। ये जाने बगैर के सामने बैठा शख्स इसकी हर चीज़ पर नज़र रखे हुए है। वो किताब पढ़ने में इस कदर मसरूफ़ थी कि इसे पता ही ना चला कि कब वो शख्स और इसके सामने आकर खड़ा हो गया। इसने नज़रें उठाकर देखा तो चेहरे पर नागवारी छा गई। हेलो, मैंने देखा कि आप हैं तो सोचा कि सलाम ही कर लो। अगर कोई और इस शख्स को देखता तो यकीन ही ना कर पाता कि ये वही आहिल है, लड़कियों से दूर भागने वाला, आज जो खुद एक लड़की को मुखातिब कर रहा था। कर लिया सलाम, अब आप जा सकते हैं, तूर ने चेहरे पर सख्त तासुरात लिए हुए कहा। दरअसल मुझे इस दिन के लिए सॉरी कहना था। ये क्या किसी के सामने ना झुकने वाला आज किसी और की गलती पर अपने आप को झुका गया। सॉरी, बहुत से आप जैसे लोग देखे हैं, पहले गलती करते हैं और फिर माफ़ी मांगते हैं, आ जाते हैं, ये जाने बगैर कि इनकी एक गलती से एक लड़की की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तूर के लहजे में सख्ती बरकरार थी। किसी की एक ना सुनने वाला आज खामोशी से सब सुन गया था। तूर भी अपनी जगह बुक बैग में डाले और साइड से होकर गुजरने लगी कि आहिल ने बेख्तियार इसकी कलाई थाम ली। तूर बेख्तियार पलटी और एक थप्पड़ इसके मुंह मुंह पर मारी। आहिल फटी फटी आंखों से ये मंजर देखे और समझने की कोशिश कर रहा था। वहां मौजूद लड़के लड़कियां अब इनकी जानिब मतवज्जो हो गए थे। शर्म नहीं आती आपको? यूं किसी का हाथ पकड़ते हुए पहले माफ़ी मांगते हैं और फिर वही बेहुदा हरकतें करते हैं। आप जैसे मर्द होते ही हैं जो अपने मुल्क और माशरे को बदनाम करते हैं। यूं किसी का भी बीच रास्ते में हाथ थाम लेना कहाँ की शराफत है? यूं करने से दूसरों की नज़रों में तो आप हीरो बने होंगे, लेकिन मेरी नज़र में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, कोई भी नहीं। तुम घटिया हो, ये तो मुझे इसी दिन पता चल गया था, लेकिन आज मुझे यकीन भी हो गया है। आपकी बार तुर का लहजा ऊंचा हुआ था, सख्ती बरकरार थी। वो कुछ कहे बिना आगे को बढ़ी और बाहर निकल गई, जहां वैन खड़ी इसका इंतजार कर रही थी। स्टूडेंट का भीड़ देखकर अफान जानिब आई और सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। आहिल इस वक्त गुस्से से लाल हो रहा था। वो भी तूर के पीछे बाहर निकला। अफान भी इसके पीछे भागा। तुम खुद को समझती क्या हो? यूं सबके सामने मुझे बेइज्जत किया और मैं चुप रहूंगा, खामोश तमाशाई बने सब कुछ देखता और बर्दाश्त करता रहूंगा? नहीं, ये तुम्हारी भूल है। मैं अपनी बेइज्जती का हिसाब जरूर लूंगा, ये बात याद रखना। जोर से इसकी कलाई थामे आंखों में गुस्सा लिए धारते हुए कहा। जब्त इस कदर मजबूत थी कि तूर की आंखों से आंसू निकल गिरफ्त इस कदर मजबूत थी कि तूर की आंखों से आंसू निकल गए। एक झटके से आहिल ने इसकी कलाई छोड़ी और अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। तूर अब वाकई डर गई थी। इसमें जाने कहाँ इसे हिम्मत आ गई थी कि इसने अपने डिफेंस के लिए वो शदीद कदम उठाया था, लेकिन इसे नहीं मालूम था कि इसकी ये हरकत इसके साथ क्या कुछ कर सकती है। तूर घर पहुंची। इसकी हालत आगे ही बहुत ख़राब थी, लेकिन इसे धचका तब लगा जब घर पर आनी मंजूर नहीं थी। इसने हर जगह देखा मगर वो कहीं भी नहीं नजर आई। वो परेशानी से साथ वाले घर की जानिब बढ़ी। इसने कहा, वो सुनकर इसे ऐसे लगा जैसे इसके पैरों तले ज़मीन निकल गई हो। इसने रिक्शा करवाया, फौरन अस्पताल की तरफ रवाना हो गई। वो इस वक्त अस्पताल में मौजूद थी। इसे पता चला था कि आनी को बहुत सवेर हार्ट अटैक हुआ था, इसलिए इन्हें फौरन अस्पताल एडमिट किया गया था। वो खड़ी डॉक्टर का इंतजार कर रही थी कि डॉक्टर थिएटर से बाहर निकले। आप पेशेंट के साथ हैं? इसने प्रोफेशनल अंदाज में पूछा। जी, तूर ने बामुश्किल जवाब दिया। सॉरी, हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम इन्हें नहीं बचा पाए।
یہ اٹیک بہت سویر تھا، بچانا بہت مشکل تھا۔ وہ الفاظ ادا کر رہے تھے اور تور کو لگ رہا تھا کہ وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ کس طرح وہاں کھڑی تھی یہ صرف اسے ہی معلوم تھا۔ ڈاکٹر تو کہہ کر چلا گیا لیکن تور وہی زمین پر ڈھسی گئی۔ ایک ہی تو اپنا تھا اس کا اس دنیا میں، وہ بھی اسے آج اس بھری عارضی دنیا میں اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ آج اسے لگ رہا تھا کہ اس کے جینے کا مقصد بھی ختم ہو گیا ہے۔ جو درد ملا بہت گہرا ملا، مجھ سے بچھڑنے والا ہی صرف میرا اپنا تھا۔ گھر میں محلے کی کچھ خواتین موجود تھیں۔ تور میت کے سامنے بیٹھی بے آواز رو رہی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ یوں اچانک سب کچھ کیسے ہو گیا۔ لیکن یہی تو زندگی ہے، انسان جو کچھ سوچتا ہے وہی سب کچھ تو نہیں ہوتا نا۔ خیر، باہر سے میت کو لے کر جانے کا شور اٹھا۔ تور ابھی بھی بے یقینی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی، جیسے یقین کر رہی ہو۔ بیٹا حوصلہ کرو بچے، ایک خاتون اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ مرد آئے اور میت کو اٹھا کر لے گئے اور تور ان خاتون کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی، جبکہ وہ اسے حوصلہ دیتی رہی۔ روتے روتے تور ہوش و حواس سے بے گانہ ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی، سردی کے موسم میں بھی اس کے چہرے پر پسینہ تھا، جیسے اس نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہو۔ اس نے فوراً آنی کو آواز دی، ادھر ادھر نظر دوڑائی، کمرہ خالی تھا۔ یقیناً وہ خواب نہیں تھا، سچ تھا۔ اس کے جان سے عزیز آنی سچ مچ اسے اس بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ گئی تھی۔ میرے غموں کو بانٹنے والا، ظالم دنیا سے بچانے والا، وہ ایک شخص جو کل کائنات تھا، بھری دنیا میں مجھے تنہا کر گیا۔ اے وقت، کچھ ایسا کر، کچھ دیر تو تھم جا۔ مجھ ناسمجھ انسان کو ابھی ظالم دنیا کو پہچاننا ہے۔ وقت بیت رہا تھا کیونکہ اس سے تو بیتنا ہی تھا۔ وقت اگر کسی کے لیے رک جائے تو وہ بھلا وقت ہی کیا۔ انی کی وفات کو ایک مہینہ بیت چکا تھا۔ تور کی زندگی جیسے بے معنی ہو گئی تھی۔ اس نے یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا تھا اور اپنے آپ کو ایک کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ راتوں کو وہ اکثر ڈر جاتی، لیکن اسے بہلانے والا اس کا ڈر ختم کرنے والا کوئی بھی نہ ہوتا۔ انی نے کچھ پیسے جوڑ کر رکھے ہوئے تھے، گھر کا سامان بھی ختم ہو چکا تھا۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے تو نہیں بیٹھ سکتی تھی، مرتی کیا نہ کرتی۔ اٹھی، اپنا حجاب کیا، چادر لی اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ پہلے کی طرح اس کے چہرے پر بالکل رونق نہیں رہی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے بہار کے بعد خزاں آئی ہو۔ اگر کوئی اسے ایسے دیکھتا تو بالکل یقین نہ کرتا کہ یہ وہی تور ہے۔ بازار پہنچ کر اس نے ضرورت کا سامان لیا اور گھر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ ابھی رستے میں ہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ سے پہلے کہ وہ کوئی کارروائی کرتی، ہوش و حواس سے بے گانہ ہو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی، اپنے آپ کو ایک انجان جگہ پر پایا۔ وہ چوکی پر فوراً بیٹھی۔ وہ ابھی اسی کشمکش میں تھی کہ دروازہ کھلا اور ایک نسوانی وجود کمرے میں داخل ہوا۔ میڈم جی، یہ صاحب جی نے بھجوائے ہیں کپڑے۔ اس نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ کیوں اس کے الفاظ ٹوٹے تھے۔ پتہ نہیں جی، صاحب جی نے کہا تو میں لے آئی، آپ یہ پہن لیں۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ تور سوچ میں پڑ گئی کہ اب کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ۔ وہ ابھی تک ویسے ہی بیٹھی تھی کہ دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر داخل ہوا۔ تور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ پلیز مجھے گھر جانے دیں، بہت ٹائم ہو گیا ہے، اب تمہیں یہیں رہنا ہے۔ خاموشی سے یہ جوڑا پہنو اور باقی چیزیں بھی بھجوا دیتا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں بھلا یہاں کیوں رہوں گی؟ ہاں، میرا اپنا گھر ہے، میں وہاں جاؤں گی۔ شادی کے بعد لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے۔ اس نے آرام سے جواب دیا کہ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کچھ دیر پہلے تمہارا نکاح ہے، کچھ دیر بعد میں تمہارا نکاح ہے۔ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ میں ایسا ہی کر سکتا ہوں، سمجھی تم؟ اس نے اس کے چہرے کو زور سے پکڑتے ہوئے کہا۔ دو آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر گرے۔ اب فوراً سے یہ جوڑا پہنو، نکاح خواہ آتے ہی ہوں گے۔ وہ حکم چلاتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ تور کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، مرتی کیا نہ کرتی۔ تیار ہوئی، ہاتھوں میں بے دردی سے چوڑیاں پہنی۔ کچھ ہی دیر میں تور کو نیچے لایا گیا۔ لاؤنج میں نکاح خوان کے ساتھ چند گواہ موجود تھے۔ نکاح پڑھوایا گیا۔ تور نے جن لمحات میں بول ادا کیے اور دستک کیے، یہ صرف اسے ہی معلوم تھا۔ ایک ہی پل میں اس نے اپنی ساری زندگی اس شخص کے نام کر دی تھی جسے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ جانتی تو صرف وہی الفاظ جو اس نے کہے تھے۔ اس کے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ وہ سب جا چکے تھے، تور ابھی بھی اسی جگہ بیٹھی ہوئی تھی۔ آہل اندر آیا، ایک نظر اس پر ڈالی، تور فوری کھڑی ہو گئی۔ آہل اس کے قریب آیا، اسے بازو سے تھاما اور گھسیڑنے کے سے انداز میں اوپر کمرے میں لے گیا اور بیڈ پر پھینکا۔ تور اس سے سختی کی توقع ہی رکھتی تھی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس قدر سختی ہوگی۔ تور کی آنکھوں میں نمی آ گئی، اور اس قدر سختی اس کی 22 سالہ زندگی میں کسی نے نہیں کی تھی۔ سب کے سامنے بے عزت کیا تھا نا تم نے مجھے، لیکن میرے پاس تو پوری زندگی ہے۔ تمہاری زندگی برباد کرنے کے لیے چن چن کر بدلے لوں گا۔ آہل نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ تور بستر پر ڈھسی گئی۔ وہ لان میں اپنی ہی سوچوں میں ٹہل رہی تھی جب
बुआ ने इसे आवाज़ दी, बेटा आ जाएं, खाना खा लें। उन्होंने मोहब्बत से कहा। वो इनके पीछे हौली और खामोशी से खाना खाने लगी। बेटा अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर देना। नहीं नहीं बुआ, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। इसने फ़ौरन ये टोका। भला माओ की बात भी बच्चों को बुरी लगती है और माँ बाप बच्चों से माफ़ी नहीं मांगते। इसने मुस्कुराते हुए कहा। बुआ भी मुस्कुरा दी और इसे इसकी खुशियों की दुआएं देने लगी। रात काफ़ी लेट आहिल घर आया था। तूर ने इसका इंतज़ार किया, लेकिन जाने कब इसकी आंख लग गई। वो कमरे में दाखिल हुआ। सामने तूर बेड पर सो रही थी। इसको गुस्सा आने लगा। इसने जोर से कमरे का दरवाज़ा बंद किया, लेकिन तूर इससे मिस ना हुई। वो गहरी नींद में थी। आहिल टाई की नॉब खोलकर अपनी शर्ट्स के ऊपर के 2 बटन खोले और रिलैक्स से अंदाज में सोफे पर बैठ गया और सिगरेट फूंकने लगा, लेकिन तूर बिल्कुल भी नहीं हिली। अब आहिल की हिम्मत जवाब दे रही थी। वो गुस्से से उठा, जोर से इसे झंझोड़ डाला। तूर इसे उठी बैठी तूर फौरन से उठ बैठी। क्या हुआ? उसने घबराते हुए कहा। मेरा चैन बर्बाद हुआ, आहिल बड़बड़ाया। तूर ने ना समझी से इसकी जानिब देखा। आप आगे खाना लाऊं? नहीं। कॉफ़ी लाओ? नहीं। तो फिर आपने उठाया क्यों मुझे? इसे ना समझी से इसकी जानिब देखा। मुझे सोना है तो आप सो जाए। मैंने आपको कौन सा मना किया है? मैंने यहाँ बेड पर सोना है। उफ, पूरा बेड खाली पड़ा है तो आप सो जाएं। जो तूर झंझलाई। मैं अकेला सोऊंगा तो मैं कहाँ सोऊं? वो सामने सोफा पड़ा है ना, इस पर सो। देखिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। मैं सुकून से सो जाऊंगी। ये कहकर तूर वापस से लेटने ही वाली थी कि आहिल ने इसे जोर से पकड़ा। मेरा दिमाग मत खाओ और जो कहा है वो करो, वरना तुम जानती हो मुझे मुझे मैं क्या क्या कर सकता हूँ। आहिल ने इसके करीब होकर कहा। सिगरेट की स्मेल इसके पास से आ रही थी। तूर फौरन उठी, अपना तकिया और चादर उठाई और सोफे की जानिब बढ़ गई। आहिल भी फ्रेश होने चला गया। बाहर आया तो तूर सोफे पर ही सो रही थी। इसने एक नज़र तूर पर डाली और खामोशी से बेड पर लेट गया। फजर के वक़्त उनकी आंख खुली और वो उठी, वुज़ू बांधा और नमाज़ पढ़ने लगी। नमाज़ पढ़कर दुआ के लिए हाथ उठाए। इसकी नज़रें सामने लेटे इस ज़ालिम पर पड़ी। या अल्लाह, तूने इन्हें मेरे नसीब में तो लिख दिया। जिस कदर ये बाहर से खूबसूरत हैं, इसी तरह इन्हें अंदर से भी खूबसूरत बना दे। अल्लाह, तू तो रहीम है, कुछ भी कर सकता है। मेरे अल्लाह, मेरी इस दुआ को भी कबूल फरमा। ये कहकर उसने मुंह पर हाथ फेरा और बाहर लॉन में चली गई। इसे ऐसा लग रहा था कि आज काफ़ी अरसे बाद वो खुली फ़िज़ा में आई है। वो वॉक करने लग गई। ये वक़्त तो हमेशा से ही इसे बहुत पसंद था। आहिल की आंख खुली। इसकी इसकी नज़र सामने सोफे पर पड़ी। वो खाली था। वो एकदम उठ बैठा, इधर उधर देखा। वो इसे कहीं भी नज़र नहीं आई। वॉशरूम में देखा तो वो भी खाली था। अब की बारिश से सच में परेशानी ने आ घेरा। वो बाहर की जानिब बढ़ा। किचन लाउंज कहीं पर भी वो नहीं थी। वो बाहर लॉन की जानिब बढ़ा तो वो उसे सामने टहलते हुए नजर आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आहिल ने सवाल किया। थोड़ी इसके जानिब देखा। वो बगैर जूते के था। वो कह रही थी, आपको कुछ चाहिए था? नहीं, अंदर चलो, बीमार होने का इरादा है? कहती ठंड है, ऊपर से कोई शॉल भी नहीं ले रखी। तूर ने बेयकीनी से इसकी जानिब देखा। रात को तो इसे बिल्कुल ख्याल ना आया कि वो सो रही है। जी मैं आती हूँ, आप चलें, मेरे साथ चलो अभी अंदर। आहिल ने हुक्म चलाया। तूर को नाचार इसके पीछे अंदर जाना ये पड़ा। नहीं तो वो इसका अभी 1 घंटा और वॉक करने का इरादा था। नाश्ता बनाऊँ आपका? हाँ प्लीज़, मैं फ्रेश हो आऊँ। जी। वो ये कहकर इसके पास से गुजरने लगी जब आहिल ने इसकी कलाई थामी। सुनो जी। दोनों की आंखें मिली। आहिल ने फौरन आंखें फेर ली। कुछ नहीं, वो ये कहकर ऊपर चला गया, जबकि तूर किचन की जानिब बढ़ गई। नाश्ता तैयार था। आहिल भी तैयार होकर नीचे आ गया। वो ऑफिस जाने के लिए फुल रेडी था। सुनो, शाम को तैयार रहना, कहीं जाना है? कहाँ? तूर ने सवाल किया। आहिल ने इसकी जानिब देखा। आई एम सॉरी। तूर ने फौरन माजरत की। भला आहिल कहाँ किसी को जवाब देता था? फ्रेंड के। हाँ, इनवाइटेड हैं, आहिल ने जवाब दिया। तूर को हैरानगी तो हुई, मगर इसने जाहिर नहीं की। जी ठीक है। आहिल बाहर की जानिब बढ़ गया। तूर भी इसके पीछे चल दी। क्या हुआ? कुछ कहना है? आहिल को इसका इसका अपने पीछे आना अजीब लगा। नहीं तो फिर पीछे क्यों आ रही हो? वो आनी कहती थी कि अच्छी बीवी अपने शौहर को बाहर तक छोड़ कर आती हैं। आप मुझे डांटते हैं तो क्या हुआ? मैं हूँ तो आपकी बीवी ना? तूर ने मासूमियत से कहा। आहिल को इस पर इंतहा का प्यार आया। वो हल्का सा मुस्कुराया तो मतलब पत्थर दिल पिघलना शुरू हो चुका था। तूर भी मुस्कुरा दी। आहिल गाड़ी में बैठा और जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो गया, तूर वहीं खड़ी इसकी राह देखती रही। मैं वेट कर रहा हूँ, आ जाओ। आहिल ये कहकर बगैर इस पर नजर डाले नीचे की जानिब बढ़ गया। तूर ने सैंडल्स पहने और कमरे से बाहर निकल गई। आहिल गाड़ी से टेक लगाए खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा था। इसकी नज़र अचानक सामने इस पर पड़ी तो मानो
भूल गया। तूर काले और लाल रंग का सूट पहनने के साथ में इसका हमरंग हिजाब हल्का फुल्का मेकअप बहुत हसीन लग रही थी। काले रंग के हिजाब में इसका चेहरा मजीद खूबसूरत लग रहा था। आहिल ने भी ब्लैक 3 पीस सूट पहन रखा था, वो भी कैमरा ढा रहा था। चलें, तूर ने से कहा जो कि अपने ही ख्यालों में गुम था। हाँ, आहिल गड़बड़ाया। तूर ने नासमझी से इसकी जानिब देखा। वो अभी भी इसी पोजीशन में खड़ा था। बैठेंगे तब ही जाएंगे ना? हाँ, तुम बैठो। आप दरवाजे के आगे खड़े हैं, मैं भला कैसे बैठ सकती हूँ? आहिल हैरान और शर्मिंदा हुआ। भला इसे क्या हो गया था? वो पीछे हुआ और दरवाज़ा खोलकर तूर को बैठने का कहा। तूर बैठी। वो भी इसको समझने से कासिर थी। कभी वो इसका बहुत ख्याल रखता और कभी इस तरह बेखबर हो जाता जैसे जानता ही ना हो। वो कभी इसके कदर जालिम। उफ! आहिल भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और गाड़ी आगे बढ़ा दी और सारा रास्ता खामोशी से कटा। इस शख्स के कितने रूप हैं, एक वो जाने एक रब जाने। घर आ चुका था। बाहर गाड़ियों की कतार से ऐसे मालूम हो रहा था जैसे काफ़ी लोग हों। आहिल ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकला, फिर घूमकर दूसरी तरफ आया। तूर की जानिब का दरवाज़ा खोला। तूर शौक थी। या अल्लाह क्या है ये, या अल्लाह क्या है ये बंदा? वो बस सोच कर रह गई। तूर बाहर निकली मगर जाने कैसे इसका पाँव फिसल गया। इससे पहले वो गिरती आहिल ने से थाम लिया। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई भी चीज़ तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकती। इस कदर मोहब्बती आहिल के लहजे में तूर की बीट मिस हुई। वो फौरन संभली। थैंक यू ये कहकर वो आगे की जानिब बढ़ गई क्योंकि इसे वहाँ खड़ा रहना दुश्वार लग रहा था। आहिल ने इसकी कैफियत जान चुका था। मुस्कुराया और उसके पीछे चल दिया। ब्रो कितनी देर कर दी आने में? अफा ने खुफी से कहा, लेकिन ठटका तब जब आहिल के पीछे अंदर आने वाली शख्सियत को देखा। ये तो वही है। हाँ, ये मेरी बीवी। आहिल ने इसकी बात काटी। वट, तुम्हारी बीवी? अफान को जैसे धचका लगा। तूर भी इसे देख चुकी थी। इसके चेहरे पर नागवारी वाज़ा थी। मैंने कोई शोशा तो नहीं छोड़ा जो तुम इतना हैरान हो रहे हो? आहिल ने इसे देखते हुए कहा। नो, आई मीन बीवी, इतनी जल्दी शादी भी कर ली और बताया तक नहीं? बस हालात ही कुछ ऐसे थे, आहिल ने जवाब दिया। तूर का हाथ थामा और आगे बढ़ गया। तूर अपनी ही सोचों में गुम आहिल को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ट्रांस से तब बाहर निकली जब सामने एक लड़की को बैठा देखा। हाय, नेम्स आलिया, इसने मुस्कुराते हुए कहा। तूर इसने मुस्कुराते हुए हाथ आगे बढ़ाया। नाइस टू मीट यू। तूर इसने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू। तूर भी मुस्कुराई। मैं अफान की फ्रेंड हूँ, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, जल्द ही शादी होने वाली है हमारी। आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। वो बहुत बातूनी लग रही थी। सॉरी, लेकिन आपको मैं पहली बार देखा है। जी, मैं आहिल की वाइफ हूँ, उसने धीमे लहजे में कहा। व्हाट, आहिल की वाइफ? वो ओ माय गॉड, आहिल ने शादी भी कर ली और बताया तक नहीं? किस कदर मीसना है, इसने हैरानगी से कहा। इसके लहजे और हैरानगी से लग रहा था कि जैसे वो आहिल को जानती है। तूर इसकी जानिब मतवज्जो थी। तूर को अपनी तरफ देखता पाकर इसने वजाहत दी। एक्चुअली मैं 2-3 बार ही मिली हूँ आहिल से। ही इज़ ही इज़ अ नाइस गाय और हैंडसम भी बहुत है, इसने हंसते हुए कहा। तूर बस मुस्कुरा कर रह गई। वो बातें कर रही थी या ये कहा जा सकता है कि आलिया बोलने और तू सुनने में मगन थी जब आहिल और अफान वहां आए। यार आहिल, तुमने शादी भी कर लिया, बताया तक नहीं? डेट्स नॉट फेयर, आलिया ने गिला किया। हाँ, बस क्या बताऊँ, इसने तूर को एक हाथ से अपने करीब करते हुए कहा। तूर आगे ही इसका रवैया समझने से कासिर थी, मगर यह हरकत देखकर कांप उठी। ओह ओह, लगता है मामला ज़्यादा ख़राब है, अफ़ा ने शाह से कहा, जबकि तूर का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। सबका कहका फ़िज़ा में गूंजा। चलो अब मैं चलता हूँ, काफ़ी टाइम हो चुका, हाइल ने कहा। अफ़ान इसे छोड़ने गेट तक गया। तूर इससे कुछ फासले पर चल रही थी। शुक्र है तुमने इसे आई मीन इन्हें माफ़ कर दिया। क्या मतलब? मतलब वो सब जो यूनिवर्सिटी में हुआ था, अफ़ा ने वजाहत दी। आहल खामोश रहा और गाड़ी की जानिब बढ़ गया। तूर भी इसके पीछे बढ़ गई। भाभी, आई एम सो सॉरी, इस हरकत के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अफान सच में शर्मिंदा लग रहा था। इट्स ओके, तूर ने मुख्तसर सा जवाब दिया। थैंक यू सो मच, अफान मुस्कुराया। तूर भी मुस्कुराती और गाड़ी में जाकर बैठ गई। आहिल ने इसके बैठते साथ ही गाड़ी आगे बढ़ा दी। आहिल घर पहुंचकर सीधा अपने रूम में चला गया। तूर ने अपना हिजाब खोला और किचन की तरफ जानी बढ़ गई और कॉफ़ी तैयार करने लगी, क्योंकि आहिल को सोने से पहले कॉफ़ी पीने की आदत थी। कॉफ़ी बनाकर वो भी रूम की जानी बढ़ गई। दरवाज़ा खोला तो आहिल सोफे पर लेटने के अंदाज में बैठा हुआ था। दाएं हाथ में सिगरेट थामे बाएं हाथ की शहादत की उंगली और अंगूठे से सर को मसल रहा था। कॉफ़ी तूर के कहने पर इसने आंखें खोली। उसकी आंखें इस वक्त लाल थी। आहिल ने इसके हाथ से मग थाम कर टेबल पर रखा। तूर आगे बढ़ने लगी। रुको, आहिल ने गुस्से से कहा। वो इस वक्त तो कोई और ही आहिल लग रहा था। तूर ने इसकी जानिब देखा। यहाँ बैठो। तूर को इसके लाल अंगार अंगार आंखों से सही मायने में खौफ महसूस हो रहा था। तूर वहीं खड़ी रही। एक बात समझ नहीं आती तुम्हें? आहिल धाड़ा। तूर फौरन वहां पर बैठ गई। आहिल ने इसका हाथ थामा।
इस इस हाथ से तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना आहिल, वाकई अपने हवास में नहीं लग रहा था। देखें प्लीज़ मेरा हाथ। तूर ने घबराते हुए कहा। खामोश, बिल्कुल खामोश। आहिल ने इसके होंठों पर उंगली रखते हुए कहा और इस वक्त इसके बहुत नज़दीक था। आहिल ने कॉफ़ी का मग थामा इससे पहले कि वो कॉफ़ी इसके हाथ पर डालता। तूर ने इसे धिक्का दिया और भाग कर कमरे से बाहर निकल गई। आहिल वापस अपने हवास में आया। ओ माय गॉड, ये मैं क्या करने वाला था। इसने अपने सर पर हाथ फेरा, गुस्से से कॉफ़ी का मग दीवार पर दे मारा। गुस्सा इस कदर था कि घटने का नाम नहीं ले रहा था। हाथ की मुट्ठी बनाई और सामने टेबल पर दे मारी। टेबल की गिरचियों की सूरत में इधर उधर बिखर गया। आहिल के हाथ से खून बहने लगा। वो इसकी परवाह किए बगैर कमरे से भागा, लेकिन देर हो चुकी थी। दूर भागकर कमरे की जानी बढ़ गई थी। इसकी सांस फूल रही थी। इसने कमरे का लॉक बंद किया और इसी के साथ टेक लगाकर घुटनों पर सर रखे आंसू बहाने लगी। वो आहिल से बिल्कुल ये उम्मीद नहीं रखती थी इस तरह रोते रोते जाने का। वो नींद की वादियों में गुम होगी। सारी रात आहिल ने सिगरेट फूंकते हुए गुजारी। वो परेशानी में सिगरेट फूंकता था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो ये हरकत भी कर सकता है। वो सारी रात अपने आप को कोसता रहा। इस तरह रात ढल गई। एक हफ्ता गुजर चुका था। तूर इस हरकत के बाद आहिल के सामने नहीं आई थी। आहिल के जाने से पहले वो नाश्ता बनाकर अंदर कमरे में चली जाती और इसके आने से पहले ही सारा काम खत्म करके अंदर चली जाती। सुबह ऑफिस टाइम आहिल तैयार होकर नीचे आया, मगर इसे दूर कहीं भी नजर नहीं आई। वो किचन में गया तो सामने नाश्ता पड़ा हुआ था। इसने गुस्से से नाश्ता को घूरा भगाया, नाश्ते को हाथ लगाए वो बाहर चला गया। ऑफिस में वो सारा वक्त इससे ही सोचता रहा। ना काम में दिल लग रहा था और ना ही कहीं और। इसने गुस्से से कीज उठाई और बाहर निकल गया। इसका रुख अब घर की जानिब था। तूर बुआ को काम बताकर बाहर लॉन में ठहर रही थी। दरवाज़ा खोला और आहिल की कार गैराज में दाखिल हुई। तूर हैरान हुई। ये वक्त तो आहिल के आने का नहीं था। इससे पहले कि वो अंदर बढ़ती आहिल इस तक पहुंच चुका था। तूर वहां से गुजरने लगी जब आहिल ने इसे थामा। क्या मसला है तुम्हारे साथ? आहिल गुस्से से बोला। क्या तूने इसकी जानिब देखा? यही जो सब तुम कर रही हो, मेरे आने से पहले और जाने से पहले कमरे में चले जाना और अलग कमरे में बंद हो जाना, क्या है ये सब? हाँ, आहिल की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। तूने अपना हाथ इसके हाथ से छुड़वाया। और ये जो आप बात बात पर हाथ थाम लेते हैं, ये तूर बिल्कुल भी वही वाली नहीं लग रही थी। आहिल ने फिर भी इसका हाथ थामे रखा। तो क्या हुआ? तुम मेरी बीवी हो, मेरा हक है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। आह, जानती हूँ शौहर हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तूर ने तंज़े लहजे में कहा। अपना हाथ छुड़वाया और अंदर की जानिब बढ़ गई। आहिल जबकि वहीं खड़ा इसकी राह तकता रह गया। तुम जो नाराज़ हो, यूं लगे सारा जहां वीरान हो। आज भी आहिल तूर का इंतजार करता रहा, लेकिन वो नहीं आई थी। भला मैं क्यों इसका इंतजार कर रहा हूँ? शायद तुम्हें इसकी आदत होगी, लेकिन मैं तो इससे नफरत करता हूँ। मुझे क्यों इसकी आदत होगी? नफरत नहीं, तुमने तो पहली नज़र में इसे पसंद कर लिया था, इससे अपना मान लिया था। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँगा? इसने सबके सामने मेरी बेइज्जत की, मेरी अना को ठेस पहुंचाई। तुमने भी तो इससे बदला ले लिया और इस कदर तकलीफ दी इसको। नहीं, अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। मैं इसे सबके सामने इससे माफ़ी मंगवाना चाहता हूँ। किस बात की माफ़ी? सबके सामने थप्पड़ मारने की? तो क्या जो तूने किया था वो सही था? एक नामहरम होकर इसे छुआ था। इसकी आपकी बार खामोशी रही। फिर जवाब आया, लेकिन नहीं, मैं इससे कभी मोहब्बत नहीं कर सकता। अच्छा, तो फिर ये बेचैनी कैसी? क्यों इसका इंतज़ार कर रहे हो, जबकि तुम नफरत ही करते हो इससे? नहीं नहीं, मैं तो नहीं कर रहा इंतज़ार। क्यों सच्चाई से मुंह फेर रहे हो? मान क्यों नहीं लेते कि तुम्हें इससे मोहब्बत हो गई है? नहीं, मैं क्यों भला इसके सामने झुकूं? भला इसमें झुकने वाली क्या बात है? इसने तो कभी मुझसे नहीं कहा कि वो मुझे पसंद करती है। तुमने कभी इसे समझने की कोशिश ही नहीं की। तो क्या ये शिद्दत नफरत शिद्दत मोहब्बत में बदल गई है? हाँ, तुम जिस कदर इससे दूर भाग रहे थे, वो इसी कदर तुम्हारे करीब आ गए और तुम्हें पता भी नहीं चला कि तुम बदला लेने की खातिर इस कदर आगे बढ़ गए कि बदले की आग की जगह मोहब्बत ने दिल में बसेरा कर लिया। लेकिन अब मैं कैसे इसे बताऊं कि मुझे से मोहब्बत है? इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाकर मुख्तसर जवाब आया। लेकिन मैं इसे कैसे यकीन दिलाऊं? अपनी मोहब्बत का इजहार करके? दिलो दिमाग की जंग में आखिर दिल दिमाग को मात मिली और दिल ने दूर की मोहब्बत को अपने अंदर फिर से उजागर किया। यूं तो मोहब्बत पहले ही दिल में आन बसी थी, लेकिन दिमाग ने इसे धुंधला कर डाला था। इसे नफरत तो ऐसे करके कहीं दूर भाग जा। ए नफरत, तू ऐसा कर, कहीं दूर भाग जा। मोहब्बत ने अपने कदम जमा लिए हैं। उठो, कमरे में चलो। आहिल के तूर के कमरे में दाखिल हुआ और संजीदगी से कहा, कमरे में ही तो हूँ मैं।
तूर ने सादा लहजे में जवाब दिया, जानता हूँ कमरे में हो, लेकिन हमारे कमरे में चलो। मैं नहीं जाऊंगी, आप फिर से मेरे साथ बुरा सलूक करेंगे। तूर ने संजीदगी से कहा, देखो मैं आराम से कह रहा हूँ, चलो वरना मैं सख्ती से पेश आऊंगा। अब की बार लहजे मजीद सख्त हुआ था। तूर की आंखें नम हुई। क्या क्या हुआ, रो क्यों रही हो? आहिल परेशान हो और इसके पास बैठते हुए सवाल किया। नहीं, मुझे नहीं जाना, आप बहुत अजीब हैं, कभी डांटते हैं तो कभी जख्म देते हैं, फिर खुद ही इसकी मरहम करते हैं, और फिर कभी इस तरह पेश आते हैं कि बहुत मोहब्बत है आपको मुझसे, और फिर कभी कॉफ़ी फेंकने लगते हैं। अजीब। तूर बच्चों की तरह उंगली पर इसके किए गए सारे कारनामे गिनवा रही थी। आहिल इसकी इस हरकत पर खिलखिलाकर हंस दिया। क्या दिखा देखा आप, अब आप हंस रहे हैं? उफ अल्लाह! तूर के रोने में शिद्दत आई। ओके, आई एम सो सॉरी, अब नहीं हंसता पक्का? आहिल ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। ये लड़की वाकई सबसे बहुत मुख्तलिफ थी। आहिल ने सोचा, इधर देखो। आहिल ने इसकी थोड़ी से इसके चेहरे का रुख अपनी जानिब किया। कमरे में चलो, मैं नहीं कुछ कहूँगा। आहिल ने अब की बार प्यार से कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं नहीं सच में कुछ नहीं कहूँगा, बेशक चल कर देख लो। आहिल ने इसी के लहजे में कहा। अब वो बात कर रहे थे कि लाइट बंद हो गई और हाथ से अंधेरा छा गया। तूर ने बेख्तियार आहिल का बाजू थाम लिया। ठीक है तूर, अगर तुमने यही सोना है तो सो जा, मैं चला जाता हूँ। आहिल जानता था कि तूर अंधेरे से डरती है, इसलिए जान कर बोला, नहीं नहीं नहीं, तो किसने कहा है कि मैं नहीं जाऊंगी? मैं जाऊंगी आपके साथ, और अभी जाऊंगी। तूर ने फ़ौरन उठते हुए कहा। आहिल ने इसकी इसकी ये हरकत देखकर मुस्कुराया और अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। तूर भी इसके पीछे हो ली। अरे वहाँ कहाँ जा रही हो? आहिल ने सोफे की जानिब बढ़ता देख कर कहा, सोना है, मुझे नींद आ रही है। तो यहाँ बेड पर सो जाओ। तो क्या आप सोफे पर सोएंगे? तूर ने सवाल किया। नहीं, नहीं तो मैं भी बेड पर ही सोऊंगा। लेकिन आपने तो कहा था कि मैं अकेला सोऊंगा। तूर ने आंखें छोटी करके से सवाल किया। हाँ, लेकिन वो तब कहा था जब तुमसे नफरत करता था, लेकिन अब तो मैं नहीं करता तुमसे नफरत। आहिल ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्या मतलब? मतलब ये कि पहले तो मुझे बुरी लगती थी, तो अब क्या लगती हूँ? अब नहीं लगती बुरी से? तूने सवाल किया। नहीं, अब भला कैसे बुरी लग सकती हो? आखिरकार तुमने मुझे हरा ही दिया। अब उफ, क्या बोले जा रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तूर की समझ में वाकई कुछ नहीं आ रहा था। तूर, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुमने मेरे कमरे में तो जगह बना ली है, मगर मेरे दिल में नहीं बना सकती मैं। लेकिन मैं गलत था। तुमने ना सिर्फ इस कमरे में, बल्कि मेरे दिल में भी जगह बना ली है। आज तैमूर खान तुमसे खुद अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। आज से आहिल तुम्हारा हुआ। आहिल ने तूर को अपने हिसार में लेते हुए कहा, जबकि तूर ने इसके इजहार पर हैरान खड़ी रह गई। इसकी दुआ कबूल हो गई थी। अल्लाह ने इसके दिल में तूर के लिए मोहब्बत डाल दी थी। कभी लफ्ज़ भूल जाऊं, कभी बात भूल जाऊं, तो जिस कदर चाहूं कि अपनी ज़ात भूल जाऊं, उठकर कभी जो तेरे पास से चल दूं, जाते हुए खुद को तेरे पास भूल जाऊं। कैसे कहूँ तुमसे कि कितना चाहा है तुम्हें, अगर कहने पे तुमको आऊँ तो अल्फाज भूल जाऊं। तो कैसा लगा आपको ये नावल? एक शॉर्ट नावल था, अच्छा नावल था, कंप्लीट स्टोरी थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अपनी राय लाजमी दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में, और मेरी वीडियोस को लाजमी लाइक का बटन प्रेस करके कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर न्यू है उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इंशाल्लाह अगले एक और ज़बरदस्त नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।